सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, फिर भी जो एक परंपरा है उसको हम पालन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं शहीद दुर्गामल राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला देहरादून से डॉक्टर अफरोज इकबाल। आप इस समय विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी डीएम एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला के पद पे कार्यरत हैं। सर को डॉक्टरेट की उपाधि पटना यूनिवर्सिटी पटना से प्राप्त हुई है। इसके अलावा लगभग 18 वर्षों से अधिक के शिक्षण अनुभव में सर ने अपने इतने सारे बेहतरीन प्रयास किए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। He has varied experiences of teaching academic students along with competitive students. He has taken state level and national level more than 100 career counseling classes through online. He has taken career counseling classes in many engineering colleges, degree colleges, GICs, polytechnic colleges and Kendriya Vidyalayas in Dehradun also. He has taken counseling classes in police training college for sub-inspectors in Narendra Nagar. He has 25 more than research papers published in UGC care listed journals also. He has also written more than 33 books which is published on Amazon. These books are related to sociology, UGC NET and competitive exams like IAS, PCS, Group C, SSC, GD, BEd, CTET, Banking, Railway, कितना कार्य कमी है। इसके अलावा he is an academic expert, Minority Commission, Uttarakhand government. He also did work for survey as a work code expert organization in minority institution. He has coaching expert, Uttarakhand Minority Commission for all Uttarakhand students so that he guides students for academic and competitive exams like UPSC and PCS, etc. one day exams also. सर आपके बारे में तो इतना कुछ है कि बताने के लिए तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। बस आपके बारे में केवल चंद पंक्तियां हैं कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों को की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। सब जोरदार तालियों से स्वागत है हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर अफरोज इकबाल सर। मेरा स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने बहुत ज़्यादा प्रशंसा के पुल बांध दिए हैं। सर आपने भैया भी इतना ज़्यादा नहीं किया। और हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर महाजन और हमारे बड़े भाई प्रोफेसर तीरथ प्रकाश और हमारे भाई जो आप अभी एंकरिंग कर रहे हैं त्रिपाठी जी, और आप सब का मैं स्वागत करता हूं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम अभी आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सब ले लेने की माइक लेना चाह रहे हैं। हाँ प्लीज़ सर। आप सभी को सबसे पहले मैं इस बात के लिए कि ये जो टॉपिक है इतना ज्वलंत है, इतना बेहतरीन टॉपिक है, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ आप सबको। और साथ में हमारी समन्वयक प्रोफेसर दीपा शर्मा और तीरथ प्रकाश को कि इतना बेहतरीन टॉपिक है, ये बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी है। इस टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा कि स्वतंत्रता के बाद सिर्फ 2 टॉपिक पे काम हुआ है। स्वतंत्रता के बाद 2 विषय पे काम हुआ है, एक दलित पे और एक महिला पे। दलित में सुधार हुआ है और महिला पे सेमिनार हुआ है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे थे कि लड़के जो है ना अफसुर्दा हैं, गमज़दा हैं, सेमिनार होने दीजिए। सेमिनार होता रहेगा। पिछले 75 साल से सेमिनार हो रहा है। सबसे ज़्यादा सेमिनार महिलाओं पे हुए हैं। और हम लोगों को जब सेमिनार करना होता है तो मैं या पीएचडी करना होता है तो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई महिला पे कर लो क्योंकि उसमें अड़ंगा नहीं आएगा। या कोई अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी घुसाना चाह रहे हो, कुछ भी घुसाना चाह रहे हो, उसमें एक जरा महिला भी घुसा दो। जैसे मान लो इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी,
तो उसमें थोड़ा डाल दो इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। कुछ मतलब हल्का वीमेन उसमें टच हो जाएगा तो तुम्हारी बात को कोई रोकेगा नहीं। वीमेन पे जो काम हुआ है ना, बस बंद कमरे में काम हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिला के वीमेन स्टेटस की जहाँ तक बात होती है, ये पूरे तौर पे सोशियोलॉजी का टॉपिक है। सोशियोलॉजी शुरू होता है परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, और इसमें महिला का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, सेंट्रल ऑब्जेक्ट है। तो वीमेन एम्पावरमेंट को बेहतरीन तरीके से अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझे तो स्टेटस एंड रोल के संदर्भ में आप समझ सकते हो कि स्टेटस कहते हैं एक वक्त में एक खास व्यक्ति का क्या पोजीशन होता है सोसाइटी में। अब वीमेन के पोजीशन को समझने के लिए पैट्रियार्की उसमें जोड़ना पड़ता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में वीमेन के पोजीशन को कैसे आप देखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रोल डिफाइन होता है। तो ये जो पैट्रियार्की, चूँकि इतनी सारे जो हमारे पीछे जितने लोगों ने, महाजन जी ने तो खोल के टॉपिक को इतना मतलब प्याज की तरह खोल दिया है, कुछ बचा ही नहीं था उसमें अब बताने के लिए। इतना बेहतरीन उन्होंने विश्लेषण किया था। तो आपको मैं ये बताऊं कि जो महिला है वो मुख्य है, लेकिन आज तक पैट्रियार्की की वजह से कभी पुरुष की बराबरी हुई ही नहीं। ये गलतफहमी है, और ये एक तरह का मतलब आपको अफीम दिया जाता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हो गई है। इससे बड़ी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि महिला तो देवी है, ये उससे भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मतलब आप ये कहिए वो आदमी सबसे बड़ा बदतमीज है जो ये आपको बोलता है कि महिला जो है ना देवी है, वो असल कुछ समझ ही नहीं रहा है तो बोल दिया महिला देवी है। ये भाषण का हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आमतौर पे पुरुषों को जिम्मेदार माना जाता है, पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए। इट इज़ कॉल्ड मिस एंड्री। पुरुष इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं कि महिलाओं की स्थिति ऐसी, पूरा सिस्टम ऐसा है। ये पूरा जो सिस्टम है, मैं वीमेन एम्पावरमेंट 5 खंबे पे खड़ा हुआ है। आपका स्टेटस 5 पिलर है। पहला एक पिलर है इकोनॉमिक्स, एक पिलर है सोशियो कल्चरल, एक पिलर है हिस्टोरिकल, एक पिलर है कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो लास्ट पिलर है इसको मैं ऐड करता हूँ, ये है विमेन स्ट्रेंथ। विमेन, जब ये सारे पिलर ध्वस्त हो चुके हैं, सर ने बताया था, महाजन जी ने, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम का भी अभाव है। ये सारे पिलर ध्वस्त हो चुके हैं तो काम आएगा। अभी तक प्रशांत कुमार बार बार बोल रहे थे ये मुद्दा ऐसा है, इस पे सोचा जा सकता है, इस पे विचार किया जा सकता है। ये बात अभी विचार करेंगे, हम इसी काम के लिए आए हैं। महाजन जी ने किया क्या था, परतों के खोल के रख दिया। सिस्टम कोई भी ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा अगर आप टाइम दें, क्योंकि मैं हड़बड़ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत थक चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बोल रहे हैं। तो एनर्जी में है प्लीज़। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, थोड़ा ब्रीफ में हम लेंगे। ये जो 5 पिलर है, कोई पिलर अगर तुम्हारा काम नहीं करेगा ना, तो 5वां पिलर जो है विमेन स्ट्रेंथ वो काम करेगा। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वही आपके लिए आज की दवा है। आज अगर आप तुम लड़ना चाहते हो इस सोसाइटी से, लिबरलाइजेशन से, ये जो चैलेंजेज है, इन सारे चैलेंजेस को आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सब खत्म कर देगी। तो हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं, संविधान में क्या बोला गया है। और संविधान समय था जब राजा राम मोहन राय और जितने भी है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। ऐसे सैकड़ों हैं, ये तो नाम है। उसके बाद एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। पहले लोग ये सोचते थे कि भाई संविधान नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है तो शोषण हो रहा है। भाई नियम और कानून आ गया तो उससे ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन आ गया उससे ज़्यादा शोषण हो रहा है। आप ये देखिएगा 1901 ईस्वी में हमारा जो लिंगानुपात है वो 872 है, और आज है 972, आज है 940। घट गया, पढ़ने के बाद घट रहा है। 1901 में
थोड़ा हम जागरूक हुए होंगे। 1911 में हमारा लिंगानुपात है 963। 1921 में हमारा लिंगानुपात होता है 955। 1931 में हमारा लिंगानुपात होता है 950, घट रहे हैं। 1941 में हमारा लिंगानुपात होता है 960 से 955 पे आया, 972, 963, उसके बाद आया 955, उसके बाद आया 950, ठीक है। और 1961 में आपका आया है 946 पे, मतलब हम लोग कंटिन्यू घट रहे हैं। उसके बाद आया 930, उसके बाद आया आपको 934, उसके बाद आया 927, देन 933 2011 में, 2001 में, और अभी 940। हम पढ़ लिख के कहाँ जा रहे हैं? 940 का मतलब समझ में आ रहा है, यानी 60 वीमेन मिसिंग है, और वो 60 महिला, उसका कातिल कौन है? वो कहाँ गई? हम जनरली क्या बोलते हैं? आमतौर पे हमारा इशारा एक एक्सक्यूज होता है, शिक्षा की कमी, जो गरीब लोग होते हैं, सारे आरोप उस पर मर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ा क्रिमिनल पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो 973 से 60 आया, पढ़ लिख के आया है। हम सेमिनार कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। हम उनको तो सुधार देंगे, लेकिन हमें कौन सुधारेगा? जो नहीं सुधरे हुए हैं, जिनकी शिक्षा का स्तर कम है, उसमें तो सुधार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुधरे हुए को कौन सुधारेगा? जो तथाकथित सुधरे हुए हैं। और महाजन जी ने भी इस पर बात की थी। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल कर लेकर के आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज के होता क्या है कि एक महिला है, वो मैं एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। वो घर से एक दिन पहले सेमिनार की तैयारी करती है, एक सेमिनार है और वो भी महिला पे है, और वो घर में ना महिला पे सेमिनार की तैयारी कर रही है, और उसके हस्बैंड ने कुछ मांग दिया कि ये फला चीज़ का, मेरा कोट कहाँ है? तो कहा कि अभी मैं तैयारी कर रही हूँ ना। उसने लगा दिया 2-4 थप्पड़, ठीक है, ये ट्रेंड है। तो फिर कामता बाई आती है, और कामता बाई पूछती है कि मैडम आपका चेहरा क्यों सूजा हुआ है, क्या दिक्कत हुई है? तो मैडम बोलते हैं नहीं मैं बाथरूम में वो फिसल गई थी, और ये कोई बात नहीं, बाथरूम में फिसल गई थी, ऐसे हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं ना, वो बहुत बड़ी दोषी है। किस बात की दोषी है? कि वहीं पे जो उसने एक्सप्रेशन को छुपा लिया ना, और सच्चाई सामने नहीं आने दिया। निम्न वर्ग की जो महिला है, सो कॉल्ड निम्न वर्ग की, वो ज़्यादा अवेयर है, वो जागरूक है, वो तो सड़क पे आके लड़ लेगी। उसको अगर एक थप्पड़ मारेगा तो वो 2 थप्पड़ मारेगी, वो जागरूक है वो। तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एक्सप्लॉयटेशन को। एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा व्यक्ति। और ये एक गलत फहमी है। इकोनॉमिक सिस्टम को आप देख लीजिए, आप बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाएगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाएगी तो महिलाएं अधिकारपूर्ण। महाजन जी ने कहा था कि पैसा पे ही उसका अधिकार नहीं होता है। मैं उससे एक कदम आप ये क्यों सोच रहे हो? जो हमारे सामने, हम मिडिल क्लास के, तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही लोग होंगे। अरे थोड़ा ऊपर जा करके देखो ना, जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपया है लड़कियों के पास, औरतों के पास, वो कौन सी खुश है? वो तो खुद सफाइड है। कहाँ इकोनॉमी काम आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें, ये इसका रूट काउज क्या है, इस पे भी समझने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में की भी हम थोड़ा बात करेंगे। इसका रूट सिस्टम ये है। मैं थोड़ा रिमेडियल बातें करूँगा यहाँ। कोई बोलता है कि शिक्षा में सुधार कर दो। मैंने आपको सबूत दिया कि शिक्षा में सुधार करके कुछ नहीं होना है। या तो शिक्षा रोटन है, शिक्षा गलत है, शिक्षा को सुधार दो। लोगों को शिक्षित कर रहे हो, कौन सी शिक्षा है? बच्चे ना सलाम कर रहे हैं, ना नमस्कार कर रहे हैं। ये क्या लेने आते हैं यहाँ कॉलेज में और स्कूल में? ये कैसी शिक्षा है? मैं सवाल करता हूँ। इस शिक्षा से सुधार होगा? इस शिक्षा से तो वो बनेंगे, इसका उल्टा। समझ रहे? शिक्षा प्राप्त करके जो बनते होंगे, इस शिक्षा से वही बनेंगे जो शिक्षा प्राप्त करके नहीं बनते, जो विकृत रूप बनता है। बच्चे ना मम्मी का मान रहे हैं बात,
न पापा का मान रहे हैं। 50 साल पहले आपके दादाजी वो अपनी मम्मी की बात मानते थे, पापा की बात मानते थे। आप कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो भाई कि न मम्मी की बात मान रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ सोशलाइजेशन यू हैव? किस प्रकार का समाजीकरण है? कौन सी सीख ले रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रेमेडियल एस्पेक्ट ये है कि कोई कहता है कि सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम सही हो जाएगा। हम एक समय में सोचते थे कि संविधान बन जाएगा, नियम आ जाएंगे, सब चीज़ दुरुस्त हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा है। और मैंने ये साबित कर दिया आपको पूरा हिस्टोरिकल डेटा दे करके कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है। जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं 33% महिला, आपको वो एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2019 की, 33% विवाहित महिला अपने जीवन काल में शोषण और वायलेंस का शिकार होती है। 26% विवाहित महिला वायलेंस का शिकार 1 साल के अंदर में होती है। 4% महिला प्रेगनेंसी के दौरान वायलेंस का शिकार होती है। ये सारी घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही है? वजह क्या है? जब शिक्षा बढ़ती जा रही है तो शिक्षा पूरे तौर पे इस शिक्षा से तो ऐसा होना नहीं है। तो फिर रूट काउज क्या है? पकड़े किसको? कोई बोलता था संविधान आएगा सब चीज़ ठीक हो जाएगी, और लोगों ने हाथ छोड़ दिया था संविधान आने के बाद कि भाई अब तो कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ डॉरी का। भाई इतना सख्त कानून है, इतना सख्त कानून है डॉरी का कि कोई नहीं बचेगा, देने वाला लेने वाला, ऐसा बोला जाता था। ऐसा ही वर्मा कमेटी में बोला गया बलात्कार को, रेप को लेके। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? बलात्कार की तादाद बढ़ती जा रही है, कानून भी बन गए, शिक्षा का स्तर भी बढ़ गया। 75% लोग शिक्षित हैं हमारे यहाँ भी, उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर बढ़ गया। लेकिन आपको पता है क्राइम रेट को अगर आप देखोगे, 1 घंटे में 1 महिला की मौत होती है। 1 घंटे में डॉरी के कारण, दहेज के कारण। 24 घंटे में पूरे देश में 24 महिला की मौत होती है दहेज के कारण। 1 घंटे में 4 रेप केस होता है। 24 घंटे में 24 × 4 96। 1 घंटे में 14 केस रजिस्टर्ड होते हैं 2019 के मुताबिक, लेकिन महाजन जी ज़्यादा बता रहे थे। और अब देखो कितनी तेजी से बढ़ गई है, मतलब ग्राफ कितना भाग रहा है क्राइम का, जितना शिक्षित हो रहे हैं। अब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, जितनी भी बीमारी है सामाजिक, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, महिला के साथ दुर्व्यवहार, ये सारी चीज़ें, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शिक्षित वर्ग है। और उसमें महिला वाले केस में शिक्षित महिला है। आपने एक केस को देखा, क्योंकि वो केस को छुपाती है। रजिस्टर्ड जो हो रहा है उसमें 10 से 20% रजिस्टर्ड हो रहा है। बाकी केस तो वहाँ जाते नहीं हैं। किसके जाते हैं? जो लोअर क्लास के हैं, तथाकथित लोअर क्लास के, वो लड़ते हुए चले जाते हैं थाने में। लेकिन जो सम्मानित महिला है वो सिर्फ थप्पड़ खाती है, वो उसकी बात बाहर नहीं जाती। तो आप देखिए कितना बड़ा फासला है। थोड़ा सा अगर आप बोर नहीं हो तो संवैधानिक बात कर, इसके तो बहुत प्रोसीड करता हूँ। देखिए संविधान में हमें सब चीज़ मिला है। मैं एक पक्ष आप संविधान का रखता हूँ। संविधान में हमारी प्रस्तावना में सारी बातें कही गई है, महिला को समानता की बात कही गई है, फंडामेंटल राइट में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए। तो आप ये देखिए हर जगह पढ़े जाते हैं, हम प्रस्तावना के कुछ शब्द आपको पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम एकेडमिक बात भी कर लेते हैं। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे और डेटा से रिलेटेड बात कर रहे थे कि हमारी प्रस्तावना क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इसको आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, हर तरह की समानता, न्याय में समानता, सारी चीज़ें मिली हुई है। लेकिन सब सेमिनार में पढ़ने में मज़ा आता है, इसका पन्ने पे मिली है, कागज पे मिली है, पेपर पे मिली है, किताब में पढ़ने में मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा सेमिनार किस विषय पे हुआ, ये तो याद रहेगा ना, महिला पे। और महिला टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, कहीं ना कहीं सेमिनार जरूर टकराएगा। नेक्स्ट में मूल अधिकार देख लीजिए, ये सारी चीज़ें संविधान ने दिया है, कानून भी है, पुलिस भी है हमारे पास, और सब चीज़ हो रहे और तादाद भी बढ़ते जा रहे। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। आप देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन है, आपको देखिए 50% आपका रिजर्वेशन है यहाँ पे, पंचायती राज में, उत्तराखंड में, बिहार में, और जॉब में आपका रिजर्वेशन है। नो डाउट इससे बहुत फायदा हुआ है। फायदे की बात ले लीजिए इस पंचायती राज का, तो मैं आपको बताऊं कि एक लेडी है पूर्णिया की, बिहार की, पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका उस लेडी का नाम है हलीमा बानो। क्या नाम है? हलीमा बानो। हलीमा बानो एक भिखारी ने, भीख मांगती है। क्या करती है? भीख मांगती है। और एक गांव में, मतलब एक पंचायत में जहां पे ग्राम प्रधान चुनना था, वहां पे दो व्यक्ति में मारपीट हो जाता है। वो दोनों खड़े होने वाले थे, दोनों अपोजिशन पार्टी के, किसी मुद्दे को लेके। लोगों ने गुस्से में आके हलीमा को खड़ा कर दिया कि तुम दोनों अब नहीं, हम पूरे गांव वाले, पूरे क्षेत्र वाले हलीमा को ग्राम प्रधान बनाएंगे, जो भिखारिन थी। और हलीमा ने कायम किया है इतिहास। हलीमा ने क्या किया, उस क्षेत्र की ग्राम प्रधान बन गई और उस वहां जल नल योजना लागू की, और उसकी जल नल योजना को नीतीश कुमार ने अपने क्या कहते हैं योजना में शामिल कर लिया। उस हलीमा एक भिखारिन को, तो महिला की ताकत को समझो, इस स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं आऊंगा उसी पे। एक और महिला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चंपारण से, महात्मा गांधी का कर्म भूमि। वहां पे एक महिला है चंपा देवी, और एक क्षेत्र यूएनओ ने उसको अवार्ड किया है। एक पंचायत है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उस चंपा देवी ने वो ग्राम प्रधान बनी, और उस पूरे गांव में, यानी 5-7 जो गांव आते हैं उसकी वो ग्राम प्रधान है। उस पूरे गांव में घूमती रहती है, और उस पूरे गांव में कोई छुप के, चुरा के भी शराब नहीं पीता है, एक भी शराबी नहीं है। उसने अपने विल पावर पे उसने महिला मंडली बनाई और गुप्तचर बनाए हैं, और जितने गांव की ये गांव प्रधान है, उस पूरे गांव में एक भी शराबी नहीं है। ये है महिला की ताकत। अब हम बात कर रहे हैं आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं विमेन स्ट्रेंथ की। उस तरफ तो ये सारी चीजें सो कॉल्ड है, कागज पे लिखी हुई है, हमने भी तैयार किया हुआ है महिला पे अपना कंटेंट, ठीक है। आप भी तैयार करके रखिए, संविधान से, समाज से, राजनीति से, आर्थिक, ये सारे पिलर्स, ठीक है, और जाके बम ब्लास्ट कर दीजिए। लेकिन काम की बात अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज के डेट में आपको क्या करना है, लिबरलाइजेशन के दौर में, आज के देर में, आज के हालात के हिसाब से, जहाँ पे सब लोग रोना रो रहे हैं कि जॉब नहीं है, परेशानी है, आज जानते हो इन सारी चीज़ों के जड़ में क्या है, लिबरलिज्म के और मार्केट के, इन सब के रूट में, 2 मिनट सर, हाँ, इन सब के रूट में है स्किल, ठीक है। आज आपको स्किल होना है, मैं बताऊंगा मैकेनिज्म, स्किल कैसे होना है। ऐसा नहीं कि जिसको देखा जो करता हुआ वही करने लगे। किसी को देखा यूट्यूब पे अच्छा कमा रहा है, हमने भी बना लिया। किसी को देखा इंस्टाग्राम पे, तो हमने भी इंस्टाग्राम बना लिया। किसी को देखा फेसबुक पे, किसी को देखा कुछ, तो मैंने भी उसको फॉलो करना। ऐसे नहीं, देखो आप
इतने दिनों में जब ये सोशल मीडिया चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, इतने सारे स्किल हैं, आप जब कोई ऐसी चीज़ जब देखते हो किसी को करते हुए, जब वो स्किल प्रदर्शित करता है तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि काश मैं भी करता, काश। वो हर जगह नहीं आता है, उसको पकड़ो, ठीक है? उस स्किल पे आप काम करो। एक चीज होता है स्ट्रेंथ, और एक चीज होता है टैलेंट, और एक चीज होता है नॉलेज, और एक चीज होता है स्किल। मैं इसको क्लियर करके निकल जाऊंगा यहां से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टैलेंट। वो हर आदमी को अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने दिया है। वो हर आदमी को ईश्वर ने दिया है, उसको पहचानना है। क्योंकि तुम अपने बारे में जान सकते हो कि तुम अच्छा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, तुम अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, ये तुम्हारे अंदर है। क्या है? अब बात है नॉलेज की। नॉलेज ग्रो होता है धीरे धीरे, उस पर काम करो, उस फील्ड को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, फिर उसमें नॉलेज इन्हांस करो और उसमें स्किल को और बढ़ाओ। तब ये बनती है आपकी स्ट्रेंथ। पैब्लो पिकासो कहते हैं कि आपका अगर टैलेंट है और उसमें स्किल नहीं है तो पैरालिसिस है। आप एक ऐसी दीवार के पीछे खड़े हैं, एक ऐसी दीवार के पास खड़े हैं जो गिरने वाली है। अगर अपनी कमज़ोरियों पे फोकस करोगे, इन चीज़ों पे फोकस करोगे जिसमें आपका स्किल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपकी बदनामी होगी। सपोज आपको बोलने नहीं आता है और आपने सीखा भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो आप और पैरालाइज होंगे ना। बात समझ में आई? तो आपको वो काम ढूंढना है। अब ये काम ढूंढेंगे कैसे? जब आप कोई काम करते होंगे या कभी किया होगा तो लोगों ने कहा होगा, इतना आसानी से कैसे कर लेते हो, गजब करते हो, हमसे तो होता ही नहीं है। बोला है कि नहीं? कभी लोगों ने बोला होगा आपको, यार इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो तुम, और लोगों ने आपकी तारीफ की होगी, एक्नॉलेज किया होगा। एक्नॉलेजमेंट आपके पास आने लगती है, लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, आप समय से बात नहीं होते हैं, टाइम और स्पेस से आज़ाद हो जाते हैं। आप जब काम करते होते हैं ना, मम्मी पुकारती है खाने के लिए, तब भी आप काम में लगे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जब ऐसा होता है तो ये आपका टैलेंट है, उसको पहचानिए। और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, दुश्मन भी आपके दीवाने हो जाते हैं, आपके प्रशंसक। दुश्मन कैसे तारीफ करते हैं आपके? सपोज एक व्यक्ति है, विराट कोहली को पसंद नहीं करता, कहते हाँ उतना नहीं, अकड़ू है लेकिन मतलब शतक तो लगाता है, यार क्या बोले, मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता लेकिन खिलाड़ी अच्छा है। आपकी एक्नॉलेजमेंट होने लगेगी, लोग तारीफ करने लगेंगे, और समय की बाध्यता नहीं होगी। आप जो है इंस्पायर्ड होंगे अपने जैसे लोग जो आप बनना चाहते हैं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा ना कि अरे मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं होता, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपने जैसा बनना चाहता हूँ। वो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं। समझ रहे बात को? क्योंकि वो कुएं के अंदर हैं, वो मेढक ही रहना चाहते हैं। अगर कोई क्रिकेट का महान क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको धोनी से प्रभावित होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर से। अगर किसी को प्रोफेसर बनना है तो उसको डॉक्टर अब्दुल कलाम से प्रभावित होना ही चाहिए, नहीं तो वो एक नंबर का गधा है। और एक और बात लास्ट में हम बोलते चले, कई लोग बीए और एमए करने के बाद, मतलब अगर आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। इतने दिनों में आप अपने आप को ही, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, आपकी स्किल की आइडेंटिटी नहीं है। जब आप बीए कर ले रहे हो या एमए कर ले रहे हो तो गली में जाके किसी से बात कर रहे हो, मुझे कुछ बता दो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब सिस्टम को समझो, बीए कर लिया बंदा, एमए कर लिया, वो उसे पता ही नहीं क्या करे। और ऐसे लोग जब बोलते हैं कि थोड़ा मुझे कोई कुछ बता दो मैं क्या करूं, तो मेरा एक ही लाइन होता है, डूब मरो। ठीक है? तुम क्या कर रहे थे यहाँ? इसी काम के लिए आए हो कि सोचो करना क्या है?
और तुम 3 साल बाद पूछोगे डॉक्टर अफरोज इकबाल से कमेंट में, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कहीं आते हैं, जो करना है सोच लो, ठीक है। दिस इज वीमेन स्ट्रेंथ। और कोई तुमको ये सारा सिस्टम, सारे पिलर धोखा दे देंगे, लेकिन ये धोखा नहीं देने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।